हेलो बच्चों, कक्षा 11 का गणित। और हम चल रहे हैं संबंध एवं फलन में। और ये लेक्चर जो है बताएगा आपको, शुरुआत करेंगे कि संबंध को फलन कैसे बनाया जाता है। संबंध को फलन कैसे बनाया जाता है, संबंध के अंदर क्या शर्त होनी चाहिए कि वह फलन बन सके। ठीक, फलन यानी निर्भरता उसमें दी जा सके। फलन का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरे का निर्भर होना। गणितीय रूप से निर्भरता जो होती है, जब हम लिखते हैं, व्यंजक लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, कोई सूत्र लिखते हैं, तो गणितीय रूप से वह निर्भरता किस प्रकार की होती है। ये तो बात पक्की है कि भाई वो एक रिलेशन तो होता ही है, वो एक संबंध तो होता ही है, लेकिन संबंध में क्या ऐसा बदलाव करें कि वह गणितीय रूप से फलन भी बन जाए। ये बात हम शुरू कर रहे हैं। ठीक, चलिए। पिछली क्लास में ये सवाल मैंने कराया था, फलन प्रांत वगैरह, ये आपने देखा ही होगा। इसी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग संबंध के बारे में समझ गए होंगे। संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत क्या है, संबंध का परिसर क्या है, और संबंध का जो चित्र है जिसे कहते हैं मैपिंग, वो कैसे बनाते हैं, है ना। संबंध का सह प्रांत क्या होता है, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये समुच्चय का ही अनुप्रयोग है। पहले समझा भाई समुच्चय क्या है, फिर समुच्चय में फिर क्या बनाया, फिर बनाया कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन में फिर कुछ अदला बदली की, है ना, फिर बना लिया संबंध। अब संबंध में कुछ छेड़खानी करेंगे, है ना, संबंध में कुछ छेड़खानी करेंगे, कुछ अदला बदली करेंगे, कुछ शर्तें लगाएंगे, तो क्या बना लेंगे, फलन। ठीक है, तो देखते हैं फलन कैसे बनेगा। शाबाश। चलिए, फलन, फंक्शन, ओके। तो फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। क्या कहेंगे कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अब हम देखते हैं भाई, ये तो बात पक्की हो गई कि एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो हम मान लीजिए कोई संबंध बनाते हैं। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी में कोई संबंध परिभाषित किया जाता है, तो कुछ शर्तों के अनुसार यह संबंध फलन भी बनाया जा सकता है। यानी कुछ शर्तों के साथ ये जो संबंध है और बी समुच्चय के बीच में ये फलन भी बनाया जा सकता है। अब वो जो शर्तें हैं वो हमें पढ़नी है। तो ये तो हो गई मुख्य सी बात
जिससे कि हम बनाएंगे। अब समुच्चय ए और बी में सबसे पहले हम कोई संबंध लिखते हैं। अब संबंध कैसे देते हैं समुच्चय बी में, तो यहाँ लिख लेते हैं ए और यहाँ लिख लेते हैं बी। तो ये हो गया समुच्चय ए ऐसे, और ये हो गया समुच्चय बी। अब ए बी में कुछ अवयव डाल देते हैं। ए बी में अवयव डाल देते हैं, मान लीजिए ए बी सी, और यहाँ डाल देते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो शर्त लगाते हैं कि शर्त क्या है। संबंध की फलन होने के लिए शर्त। ठीक, तो हम लिख देते हैं किसी भी संबंध को फलन के रूप में निरूपित करने की शर्त। क्या शर्त है, तो शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1, ए में प्रत्येक अवयव का, ए में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या हो गई, ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब उसका कोई मान, संबंध होना चाहिए। प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। ये हो गई बच्चों पहली शर्त। ठीक, ये पहली शर्त है, यानी ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में होना चाहिए। यानी ए में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसका बी में कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी शर्त क्या है, बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ए के एक या एक से अधिक अवयवों का, ए के एक या एक से अधिक अवयवों का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये हो गई दूसरी शर्त। बस अगर ये दो बातें हैं, हमें इन दो बातों का पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही फलन की दो शर्तें हैं। यानी कोई भी संबंध फलन हो सकता है अगर वह इन दोनों शर्तों को मानता है। अब यहाँ पर ये बात आ गई, पहली बात पे ध्यान दें कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरी शर्त कि ए के एक या एक से अधिक अवयवों का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक, यानी यहाँ पर अगर हम देखें, हम कहें कि भाई ए का यहाँ एक प्रतिबिंब है, सही, बी का एक प्रतिबिंब है, सही, सी का मान लो यहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं है, मतलब ए का संबंध एक से, बी का दो से, सी का किसी से नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि यह फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ए में एक ऐसा अवयव बच गया जिसका बी में प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब फलन होने के लिए ये हो गया। ठीक, क्लियर? अब इसके बाद ये बात पूरी हो गई। कह रहा दूसरे तरीके से अगर निरूपित करें, ये कह दिया हमने, एक तरीके से निरूपित कर दिया। अब यहाँ से अगर दो का कोई एलिमेंट का यहाँ एक प्रतिबिंब है, यहाँ के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब है, यानी जैसे दूसरा बना लें, ये बना लें चित्र,
इसे लिख देते हैं चित्र पहला, और यहाँ बना रहा हूँ चित्र दूसरा। ऐसा चित्र बना देता हूँ एक और। ठीक, तो ये चित्र कैसा बनेगा, इसमें भी फलन दिखाएंगे, शाबाश। ऐसे ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक, बिल्कुल इसी पे बना देते हैं, ए बी सी 1 2 3 4, शाबाश। ठीक, अब मान लीजिए एक यहाँ के दो अवयवों का इधर कोई एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो मान लीजिए ये एक ही प्रतिबिंब है। ऐसे देखिए, ए पे भी मान एक आ रहा है और बी पे भी मान एक आ रहा है। ठीक, और 2 और 3 पे कुछ नहीं, और सी पे मान आ रहा है 3। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि ए के एक से अधिक अवयवों का बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। इसे बोलते हैं अद्वितीय प्रतिबिंब। अद्वितीय मतलब 2 वाला नहीं, 3 वाला नहीं, एक ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये भी फलन हो गया। ठीक, अब अगर एक चित्र और बनाऊं, चित्र 3 बना देता हूं एक और, तो क्लियर हो जाएगा मामला। ये हो गया मान लीजिए ए, ये हो गया बी, और ये लिख लेता हूँ 1 2 3। यहाँ लिख लेता हूँ ए बी सी डी अपनी तरफ से कोई भी। ठीक, अब कह रहा जी यहाँ इन 2 का एक प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 का एक इधर हो गया, इस 2 पे बी के 2 मान हो गए। अगर ऐसा होता है, कह रहा है कि ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तो बस फलन नहीं है, कहाँ समझ में आ गई बात। एक खतरा है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इधर के 2 मान पे इधर एक मान नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब फलन लिखने का तरीका, फलन कैसे लिखते हैं। अब देखो जो फलन है ये कैसे लिखा जाता है। इस फलन को लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, देखो एफ डबल डॉट ए तीर का निशान बी, बस ये है फलन। ए से बी में फलन है, ए से बी में संबंध था, अब उसको फलन बना दिया। संबंध में कुछ भी हो सकता है। कह रहा जी ये जो चित्र है, चित्र नंबर 3, ये फलन नहीं है, लेकिन संबंध तो है। तो इसका मतलब जो भी संबंध है उनमें से एक शर्त ऐसी है कि भाई 2 बी पे एक एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ 2 एक्स पे एक मतलब 2 बी पे एक ए नहीं होना चाहिए, एक्स वाई बाद में आएंगे। 2 ए पे, ए के 2 मानों पे एक बी हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 1 पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यहाँ के जितने भी मान हो उन पे एक बी का मान होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये समझा रहा हूँ, इसकी चीज़ को ज़रा एक बार ठीक से नोट कर लो। ये परफेक्ट चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आ रहा है तो। ठीक, शाबाश। फाइनल चले, शाबाश, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं कि ये जो घटना है ये किस तरीके से हो सकती है। तो कन्फर्म हो गया कि भाई फलन होने की शर्त हमारे पास आ गई है। ठीक, अब ये घटना किस तरीके से हो सकती है इस बात पर विचार करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कहा जी ए और बी में मैं इन दोनों को x और y मान लेता हूँ। यानी मैं इस बार फलन को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, एफ डबल डॉट x और y, ऐसे लिखता हूँ।
और y में y और x के बीच में एक संबंध देता हूँ आपको 2x + 3 ये देता हूँ, यानी y में, शाबाश, ये आपको मैं एक समीकरण देता हूँ, एक फलन का एक निरूपण देता हूँ कि भाई ये शर्त है। ठीक, तो इस तरीके से एक्स वाई में एक फलन देता हूँ मैं। तो क्या चित्र बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ये बनेगा x और ये बनेगा y, समझ रहे होंगे, ये x ये रहा, y ये रहा। ठीक, अब मैं शर्त देता हूँ, यहाँ पे शर्त जो है वो क्या है, फलन के साथ जो शर्त लिखी होती है वो बताता हूँ कि साहब x, y दैट बिलोंग टू प्राकृत संख्या, ये मैं शर्त भी देता हूँ। ठीक, तो प्रश्न क्या है कि भाई शर्त ये है, ये दिया हुआ है, आपको क्या बनाना है कि फलन को निरूपित करिए। फलन का क्या बताना है आपको, फलन को बनाना है, फलन का आरेख आपको बनाना है। एक तो आरेख बना लो। ठीक, एक प्रांत बताओ, शाबाश, एक परिसर बताओ, एक सह प्रांत बताओ। तो यानी कि संबंध को सीधे सीधे फलन बना दिया और सीधे सीधे मामला समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें बताइए। अब यहाँ पर जब मैं मान लगाऊंगा इस तरीके से कि x और y प्राकृत संख्या हों, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ मान लगा दूंगा x के, y के, है ना। तो क्या, अगर मैं x का मान रखता हूँ 1, सपोज मैंने 1 रखा, ठीक, तो y का मान कितना आता है 5, ये रहा। ठीक, अगर मैं x को रखता हूँ 2, ठीक, तो y का मान कितना आता है, 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये आता है 7। ऐसे तो हो गया, लो ये तो निरूपण हो गया तुम्हारा, जो तुमने निरूपित कर दिया ऐसे। ठीक, और ये जो एक्स वाई लिखे हुए हैं इन्हें अंदर नहीं लिखा करते, ध्यान रखना, इनके अंदर मत लिखिए, इसको बाहर लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक, ए यहाँ लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। ठीक, तो ये जो चीज़ है 1 2 3 4 5 ये सब प्रांत में गया, ये भी प्रांत में गया। तो प्रांत क्या है, कह रहा जी प्रांत 2 प्राकृत संख्या है। परिसर, कह रहा जी परिसर भी बहुत सारी प्राकृत संख्या हैं, बहुत सारी प्राकृत संख्या आएंगी। सह प्रांत में भी वही है, प्राकृत संख्या है। ठीक, और इस तरीके से ये आरेख बन जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं बदलता हूँ, टेक्नोलॉजी बदलता हूँ थोड़ी सी, देखते हैं क्या समस्या आती है। इस बार ये जो 2 इधर है इसको इधर कर देता हूँ, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो बात को समझना, और यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर दिया मैंने, ये लो, ये लो। ठीक, अब ज़रा यही चीज़ करके देखो क्या होगा, बना के देखो। हटा देता हूँ इनको भी, इसको दोबारा ही बना दूंगा मैं, लो हटा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा बना देंगे। ठीक है, ये बना दिया, शाबाश। अब देखो ज़रा करके, शर्त वही है कि भाई प्राकृत संख्याएं हैं सभी। अब इसके बाद यहाँ अगर मैं मान बना कर देखूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊँ मान x यहाँ और y यहाँ, तो x को मैं प्राकृत संख्या में कम से कम क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। तो मैं x को अगर 1 लेता हूँ, y कितना आता है, y आता है 2y बराबर 4 यानी 2 आता है, सिंपल। अब मैं अगर x को 2 लेता हूँ तो 3 और 2 5, तो 5/2, यानी मुझे y का कोई मान यहाँ नहीं मिलता है क्योंकि वो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर मैं x को 3 लेता हूँ, 3 तो कितना बनेगा, 3 और 3 6, तो y का मान मुझे 3 मिल जाएगा। तो यानी x को 3, 3 और 3 6 2, तो ये 3 मिल गया। अगर मैं x को 4 लेता हूँ, बात समझ रहे हैं, तो ये 4 और 3 7/2, तो मुझे यहाँ y में कोई मान नहीं मिलेगा। यानी मैं देख रहा हूँ कि x में मेरे पास कुछ ऐसे मान हैं जिन पर y नहीं है, जिनके सामने y का कोई मान नहीं है। तो अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, ऐसे इस तरीके से लिखी हुई है, तो साफ साफ कह सकते हैं कि भैया x तो है, उस पर y नहीं है।
तो इसका मतलब ये जो संबंध है इस तरीके से जो लिखा है ये फलन निरूपित नहीं करता। फलन याद कर लेना, पक्का पकड़ लेना इस बात को, फलन निरूपित नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझ में आ गई होगी बात कि भाई x के मान तो हैं लेकिन उन पे y के मान नहीं हैं। तो जबकि शर्त ये थी कि x के हर मान पे y वाला मान होना चाहिए। ये मान लीजिए ये वाला x है, ये वाला y है, तो x के हर मान पे y होना चाहिए, तो यहाँ हो नहीं रहा। ठीक, अब अगर मैं इस चीज़ को बदल देता हूँ, इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से, इस चीज़ को बदल देता हूँ मैं कह रहा हूँ कि x और y जो है वह वास्तविक संख्या है, यानी वह रियल नंबर है, बस वास्तविक संख्या है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, आधी भी हो सकती हैं, 3.5 भी हो सकती हैं, 2.5 भी हो सकती हैं, वास्तविक संख्या में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं x1 रखता हूँ तो y 2 आ जाता है, 2 रखता हूँ तो कितना आएगा 5/2, तो यानी अब मुझे y का मान मिलने लगेगा। ये मिल गया। ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 7/2। तो हर y पे हर x के लिए एक y है, एक या एक से अधिक x के लिए y है। देखो है कि नहीं, वास्तविक संख्या बना दिया मैंने x और y को। तो इसका मतलब अगर यहाँ ये लिखा है तो ये संबंध फलन निरूपित करता है, फलन निरूपित करता है। बात समझ में आ रही होगी, तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या समस्या है। ये देखिए, ठीक, तो कंफर्म हो गया कि किस तरीके से चेक करेंगे कि फलन निरूपित करता है या नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन से संबंध फलन निरूपित करते हैं, इस पर एक सवाल हम देंगे आपको, एक सवाल कराते हैं, कंफर्म होगा। ठीक, शाबाश। अब मैं सवाल लिखूंगा, आप उसे हल करिएगा। शाबाश, क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास। चलिए, अब मैं लिख रहा हूँ एक उदाहरण और आपको इसे बताना है कि ये फलन निरूपित करता है कि नहीं करता है। शाबाश। निम्नलिखित में से कौन कौन a से b पर फलन हैं? तो सवाल यहाँ बन रहा है उदाहरण में, निम्नलिखित में से कौन कौन a से b पर फलन हैं? ओके, चलिए अब मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट में ए देंगे पहले। ए समुच्चय ए बताएंगे क्या है। समुच्चय में 1 3 4 8, 1 3 4 8, ये ए हो गया। इसके बाद बी समुच्चय देंगे, क्योंकि ए से बी में फलन देखना है तुम्हें। यह है -2 7 -6 1 2, -2 7 -6 1 2, -6 1 2। शाबाश, ये रहा। और जो फलन है वो क्या है? f डॉट ए बी जो फलन है वो क्या है? कह रहा जी वो फलन है इस तरीके से लिखा हुआ, 1 -2 3 7
4-6 और 8-1। कह रहा जी इस तरीके से लिखा हुआ ये फलन है। यानी एक संबंध, एक फलन बनाया जाता है तो ये क्या है, ये उसका कर्मित युग्म है, ये कर्मित युग्म है। तो ये फलन है या नहीं ये आपको बताना है। अब अगर इसे देखें बना करके, अगर इसको बना के देखें बनेगा कि नहीं बनेगा फलन, तो क्या करते हैं यहाँ पे आसानी से रफ कॉपी टाइप चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ बनाएंगे अपन ए, शाबाश। और दूसरी तरफ क्या बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं बी, ये बना लिया बी। ए में क्या है, ए में है 1 3 4 8, तो लिख देते हैं 1 3 4 और 8, शाबाश। बी में क्या है, -2 7 -6, -2 7 -6 1 2, ऐसे पक्का। अब पहले वाला एलिमेंट क्या है, 1 से -2, तो 1 से -2 ले जाते हैं, ये देखिए ऐसे। 3 से 7, क्योंकि x है ये y है, समझ रहे हैं, यानी ये a है ये b है, a से b में फलन है। ओके, तो 3 से 7, 3 से 7 चले गए जी, ये लो। 4 से -6, 4 से -6 चले गए जी, ये लो। और 8 से 1 चले गए जी, ये लो। ठीक, तो क्या a में कोई ऐसा अवयव बचा, क्या a में कोई ऐसा अवयव बचा जिसका b में प्रतिबिंब ना हो? ऐसा तो कोई नहीं बचा, सबके प्रतिबिंब हैं। क्या ऐसा हुआ कि b के 2 का x में एक ही प्रतिबिंब हो? ऐसा भी नहीं हुआ, यानी शर्त पूरी हो गई, यानी ये फलन है। तो इसका मतलब हो गया फलन है, बस ये हो गया उत्तर, शाबाश। तो कैसे देखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे भी में फलन दे रखा है, ये सवाल का हिस्सा है, ए भी लिखेंगे, इन सबको डालेंगे कर्मित युग्म को मिला के देखेंगे। अगर फलन की शर्त पूरी हो गई तो फलन है, नहीं हुई तो नहीं है। ठीक है, शर्त क्या है, यहाँ प्रत्येक अवयव का बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। 1 का हो 1 या 2 का हो 1, 2 का 1 हो सकता है, इधर के 2 का इधर 1 नहीं हो सकता, बस उसका ध्यान रखना है। यहाँ एक अवयव है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ ऐसे कई अवयव हो सकते हैं जिनका इधर कोई प्रतिबिंब ना हो, इधर कोई नहीं होना चाहिए। यानी ए में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब इधर ना हो, बस इतनी सी बात है। चलिए तो कौन फलन है कौन फलन नहीं है इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर कई सारे सवाल हैं, पहचान के लिए आप करेंगे, आपके नोट्स में लिखे पड़े हैं। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित संबंध हैं अथवा नहीं, संबंध फलन है अथवा नहीं। यहाँ पे भी वही करना है, फलन है निम्न, फलन है अथवा नहीं। तो ये चित्र पर आधारित है, इनके चित्र बना कर देता हूँ आपको। ठीक है, पहला चित्र बना रहे हैं। चित्र पहला जो बन रहा है वो क्या है, वो है कुछ इस तरीके से ABC और XYZ, और संबंध दिया है इस तरीके से, A से सीधा तीर लगा है Z पे और C से लगा है S पे। बस यह है चित्र नंबर 1। ज़रा सोचो ये फलन है कि नहीं, बताओ। अब आया चित्र नंबर 2।
चित्र नंबर 2 में ए बी सी है और इधर है एक्स वाई जेड और चित्र लगे हैं ए से वाई ये रहा, बी से जेड ये रहा, सी से एक्स ये रहा, सी से जेड ये रहा। इस तरीके से ये निशान लगा हुआ है। ये है चित्र नंबर 2। ज़रा बताओ ये फलन है कि नहीं। ठीक, अब आ जाओ नीचे और बनाते हैं थोड़ा सा। शाबाश, ये बन जाएगा चित्र नंबर 3। शाबाश, इसमें 1 2 3 2 4 6 1 2 3 2 4 6, तो ये हो गया 1 से 2 2 से 4 3 से 6। शाबाश, बताओ ये भी फलन है कि नहीं। अब आया अगला चित्र, चित्र नंबर 4। ऐसे, शाबाश, ये क्या कहता है। ये क्या कहेगा सर, ये भी यही कहेगा और क्या कहेगा। 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 और 4 1 और 4, 1 से 1 1 से माइनस 1 ये रहा, 2 से 4। पक्का बताओ इसमें से कौन कौन से फलन हैं और कौन कौन से फलन नहीं हैं। कहते जो फलन है वो ठीक है, बाकी जो बचेंगे वो फलन नहीं है, वो संबंध तो हैं। ठीक, चलिए देख लो एक बार। अब यहाँ पे ये फलन है या नहीं पक्का करो। देखो यहाँ एक शर्त पहले ही गड़बड़ हो चुकी है कि भाई बी का इधर कोई अवयव नहीं है। यानी मान लीजिए ए मान लें समुच्चय, इसे वाई मान लें, तो इधर से इधर को फलन देखा जा रहा है मान लीजिए, तो बी का इधर कोई अवयव नहीं है इस तरफ, तो इसका मतलब ये फलन नहीं है। तो यहाँ लिख दिया कि फलन नहीं है। पक्का, क्योंकि एक अवयव ऐसा बच गया ये बी, जिससे ये गड़बड़ हो गया मामला। ठीक, अब यहाँ देखो, ए का प्रतिबिंब है, बी का प्रतिबिंब है, सी का प्रतिबिंब है, सी के 2 प्रतिबिंब हैं। गलत हो गया सी के 2 प्रतिबिंब हैं, उल्टा हो गया मामला। भाई इधर 2 का 1 प्रतिबिंब तो हो सकता है, लेकिन 1 के 2 प्रतिबिंब हैं, गलत हो गया मामला। तो सी के 2 प्रतिबिंब हैं, तो इसका मतलब ये भी फलन नहीं है। शाबाश, आगे चलो। यहाँ एक एक हैं प्रतिबिंब हैं, तीनों के प्रतिबिंब हैं, वहाँ कितने अवयव हैं दैट डोंट मैटर। यहाँ सबके प्रतिबिंब हैं, 1 प्रतिबिंब है, तो ये भी क्या है। कह रहा सर ये तो फलन है, ये फलन है। हाँ सर जी आप भी डराते हो। हाँ तो ये फलन है, ये आ जाओ। इसका 1 प्रतिबिंब, इस 2 का 1 प्रतिबिंब है, सही है, क्या दिक्कत है। 1 का भी ये प्रतिबिंब है, -1 का भी ये प्रतिबिंब है, तो 2 का 1 प्रतिबिंब है, 1 के 2 प्रतिबिंब तो नहीं है, तो बात तो सही है। और 2 का प्रतिबिंब 4 है, और सभी का प्रतिबिंब है, इधर वाले सब का प्रतिबिंब है। 2 का 1 प्रतिबिंब है, कहले इसमें तो कोई खराबी नहीं है, ये तो हो सकता है। तो कुल मिला के ये भी फलन है। तो समझ में आ गया मामला क्लियर कि भाई फलन वास्तव में होता क्या है। ठीक, और वह कैसे निरूपित होता है, उसकी शर्तें पक्का आपकी समझ में आ चुकी हैं। कोई भी सवाल पूछे फलन है या नहीं है तो फटाफट वैल्यू देख करके बता सकते हैं आप। चाहे वो समुच्चय के रूप में लिखाओ, चाहे वो चित्र के रूप में लिखाओ, चाहे वो समीकरण अमीकरण के रूप में लिखाओ, तीनों टाइप के उदाहरण मैंने दे दिए हैं आपको। ठीक, बेफिक्र होकर आंसर बताइए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक अब आती है बात कि अगर मान लीजिए लिखा है वास्तविक संख्याओं में, मान लीजिए लिखा है और छोटे बड़े का निशान आ गया है, कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई छोटे बड़े का निशान आ गया है, तो फलन है या नहीं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ हम लेंगे, एक सवाल हम रखेंगे यहाँ पे ज़रूर।